नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम नमस्कार गुरुजी। सर। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम प्रणाम नमस्कार सर। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। संजना जी गांव में चली गई। देखिए खेतों में हाँ बैठी हुई। हरियाली में चली गई तो। हाँ, गेहूं की बालियां प्रणाम गुरुजी। दिखाई दे रही। प्रणाम प्रणाम। सर प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार ओम प्रकाश जी। अच्छा है। सर नमस्ते। नमस्ते नरेश जी, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक सर, बहुत बढ़िया। आप तो रिपोर्टर आदमी हैं, कैसा चल रहा है 400 पार? सर 400 पार तो नहीं जा रहा। नहीं? नहीं, कहाँ पहुंचाएंगे? मेजोरिटी में आ जाएंगे कंफर्टेबल, लेकिन जो हवा हवाई बातें हो रही है ना, वो मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल लग रहा है। बिहार में कुछ चीजें मुश्किल लग रही है। पहले लग रहा था कि 73 75 आ जाएगी यूपी में, लेकिन 65 पे अटक रहे हैं। अच्छा। बिहार में अटक रहे हैं कुछ सीटों पर, महाराष्ट्र में अटक रहे हैं। तो जहां जहां पर पीक पे थे ना, हाँ वहां हाँ वहां हाँ। पर थोड़ा सा डाउन आएंगे। फिर डाउन यहाँ आएंगे तो फिर साउथ में यदि चीजें नहीं मिलती हैं तो पुराना नंबर भी जो है वो अचीव नहीं होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में बेटर करेंगे इस बार। चलिए, हम तो हवा हवाई ही सुनते रहते हैं न्यूज में ना, रियल जानकारी तो मिलती नहीं है। हाँ, नहीं नहीं सर, काफी चीजें हैं जो अंदर खाते बहुत खराब चल रही है। अच्छा। मुझे लग रहा है ले तो जाएंगे, मेजोरिटी में तो आ जाएंगे, लेकिन वो जो हवा बनाई जा रही है 400 वाली, वो मुश्किल है। सर दरअसल अच्छा में चलिए। 400 वाला जो नंबर है ना, ये दरअसल में सिर्फ जुमला, जैसे जुमला था ना, वो जुमला हाँ ही हाँ। है। लोगों के मन में एक वो बना दिया कि तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा अगर तुम किसी और को वोट दोगे। तो 400 हम्म उनको भी पता है 400 पार नहीं हो रहा है। 270 260 के आसपास, मतलब मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये कहता है। हम्म। नहीं, आप ठीक है सर। तो सरकार कैसे बनेगा 260 रह जाएगा तो? नहीं नहीं सर, अलाइंस तो है ना। ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, अकेले बीजेपी। हाँ, अकेले हम्म। बीजेपी की। अगर एलाइज 60 के बाद आया तो उसने तो तंग करना है। वो तंग समझ करेगा गए एक। ना? हम्म। 280 ये के बाद एलआई आए तो फिर तंग ना हो। कल कैंपेन जो है ना, कल कैंपेन थम जाएगा 102 सीटों के ऊपर। जो हाँ। पहला पहला फेस होगा ना, उसके बाद एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या हो क्या रहा है नीचे। राम जी काम नहीं कर रहे हैं? राम जी काम कर रहे हैं, लेकिन राम जी एक लेवल पर काम कर रहे हैं। राम जी का जो था ना वो पहले पहले बहुत हवा थी, लेकिन अब थोड़ी सी ना ठंडी हो गई हवा वो। अच्छा। इनको ना नीचे कुछ एक्चुअली क्या हुआ, कैंडिडेट कुछ जगह पर सिलेक्शन, कंगना वाला कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हो गया। अच्छा। हिमाचल में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो गई हैं इनसे। पंजाब में अलायंस नहीं किया अकाली दल के साथ, वो 13 की 13 सीट स्टेक पे आ गई। अकाली दल के साथ अलायंस कर लेते तो शायद पंजाब में कुछ मिल जाता। अब नहीं मिलेगा। हम्म। जैसे जो हाँ। शिंदे वाला गुट है, शिंदे वाले गुट के साथ अलायंस कर लिया इन्होंने, लेकिन हम्म। रियल जो वोटर है शिवसेना का सपोर्टर, वो उद्धव के साथ ही है। अब शिंदे को सीएम तो बना दिया, शिंदे अब सीटें निकाल पाएगा, इस पे इसको लेकर डाउट है। अच्छा। महाराष्ट्र में सर बहुत नुकसान है। महाराष्ट्र में पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं है। और वहां पर जो शरद पवार एंड कंपनी है, वो पूरा मीन्स दाव लगा रही है उस अजीत को डाउन करने के लिए। वो वहां पर हम्म। परिवार की भी लड़ाई होगी ना। तो हम्म। एक एक जगह जहां पर गेन कर रही है बीजेपी, वो पश्चिम बंगाल है। हो सकता है तमिलनाडु में एक दो सीट इस बार खाता खुल जाए, लेकिन बहुत टफ है। अच्छा। टफ है। चलिए, कहीं राजस्थान, भी। राजस्थान हरियाणा 10 में से 10 थे, हरियाणा 10 में से 7 आएंगे। राजस्थान 25 के 25 थे पिछली बार। मुझे नहीं लगता इस बार इतने आ पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें डाउन होंगी। पीक जहां पर था ना वो टच कर गई थी, वहां पर पीक नहीं टच करेगी। अच्छा। हाँ, इसके बावजूद 303 और 272 का यदि हम आंकड़ा लें तो 31 सीटों का फर्क पड़ता है। तो यदि 31 सीटें हम्म। कम भी हो जाती हैं तो भी 272 पार कर जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8-10 सीटें बढ़ जाएंगी। जो कह रहे हैं ना 25 अच्छा। सीटें आएंगी, वो पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएगी सीटें। अच्छा। कर्नाटका में डाउन आएंगे, क्योंकि कर्नाटका में वहां पर सरकार है उनकी। उड़ीसा में ये अलायंस नहीं कर पाए, वो नुकसान है। वो अलायंस कर लेना चाहिए था। कुछ जगह पर अलायंस नहीं किया ना बीजेपी ने, वो नुकसानदायक हो गया था। अच्छा। हम्म। चलिए ठीक है, इलेक्शन कब बुलेटिन पूरे समाप्त प्रणाम। होगा? प्रणाम प्रणाम। पूरे प्रणाम।
अच्छा जानकारी दिया आपने, है ना। हम्म। हम लोगों सर को बिजी इसमें है आजकल, आजकल ना क्लास की तरफ ध्यान कम है, इधर ज्यादा है। हाँ, पंजाब में क्या भी ले है, जाएंगे गुरुजी, पंजाब में ले जाएंगे सीटें गुरुजी, 3-4 तो ले जाएंगे, ज्यादा नहीं तो। कौन, बीजेपी? कौन? अमृतसर की ले जाएंगे, गुरदासपुर की ले जाएंगे, ये हमारे आसपास ये तो वातावरण बना हुआ है। ओ सर, अच्छा, दिनेश बब्बू आपका वीक कैंडिडेट है। और अमृतसर गांव में ना बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे पंजाब में। मैं पंजाब में जलंधर में हूँ। ऐसा है सर कि बब्बू का जो है ना वो एरिया पठानकोट का 100% है वो बीजेपी। रह गया ये नहीं वाला बेल्ट, रह गया गुरदासपुर साइड का, इसमें भी बीजेपी को वोट पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं नहीं नहीं, पड़ेंगे। वोट पड़ने में और सीट निकालने में हाँ, फर्क है ना। इस इसलिए सीट निकल जाएगी, ये आपको बता दूं सर, क्योंकि वोट पड़ने मेरा में भी और सीट। पर्सनल एक्सपीरियंस है तो। चलो। निकलेगी गलत सीट मेरा टॉपिक सर। छिड़ गया है सर, गलत टॉपिक छिड़ गया है, लंबा चल जाएगा। पॉज कर अच्छा लेते है, हैं। क्या दिक्कत है, चलने दीजिए, है ना। नहीं, निकल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, कैंडिडेट बुब्बू वीक है। अश्विनी उसको जीतने नहीं देगा। मैं आपको इंटरनल पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो कवर करते हैं ना, सारा दिन यही काम करते और हैं। नहीं, अश्विनी सर कुछ नहीं है उसके सामने, अश्विनी कुछ भी नहीं। मैं अश्विनी को भी जानता हूँ, मैं बब्बू को भी जानता हूँ सर, क्योंकि वो जितना भी है ना सर एरिया, पठानकोट एरिया 100% वोट है बीजेपी का, ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी मैं इधर ये वाला साइड गुरदासपुर दीनानगर वाला साइड जो है, फतेहगढ़ चूड़िया तक, क्योंकि मैं अभी हम्म, फतेहगढ़ चूड़िया में हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से भी वोट पड़ना है हमको, ये थोड़ा सा नहीं पड़ना है, इसलिए वो ले जाएंगे सीट मुझे लग रहा है। बाकी तो ईश्वर जाने, बाकी अमृतसर हम्म। वाला भी ले जाएंगे बीजेपी। अमृतसर में तो सर नहीं पड़ रहा ज्योतिष वो। क्या कहता है, ये तो बातें लोग सुन ही रहे हैं। हम मोदी जी लोग की जिस कुंडली देखिए, मोदी जी की कुंडली देखिए, सप्तम में गुरु आ जाएंगे चंद्रमा के सामने ही। मोदी जी की जय जयकार है जी, चिंता मत करो। नहीं, हम मोदी जी तो की जय मोदी के जयकार। सपोर्टर हैं भाई, मेरे तो घर के हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गुरु जी का क्या इस पे वक्तव्य है, ये सुनना ज्यादा हाँ, ये है, अच्छा ये रहेगा, इम्पोर्टेंट। हमारा ये क्योंकि हम हमारा लोग तो ज्योतिषी पहला, हैं इसलिए हाँ, पहला इच्छा, मतलब पहले इच्छा जाहिर कर दें कि बहुत बातों से असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार मोदी की ही हो, ठीक है, ये जरूरी है। भले ही दाल का कीमत 250 रुपये किलो हो जाए, लेकिन सरकार मोदी का ही हो। ये भारत के लिए जरूरी, ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा कभी खत्म होगा ही नहीं। ये इंडिया का मुद्दा थोड़ी है, ये तो अमेरिका का भी मुद्दा है, ठीक है। तो ये सब मुद्दा कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन भारत में मोदी सरकार, और मोदी का जो पत्रिका है ना, वो मैंने अपने यूट्यूब पे चर्चा किया हुआ है, ठीक है ना। अभी शायद उसके चंद्रमा की दशा चल रही होगी, तो वृश्चिक लगन की पत्रिका है, तो चंद्रमा भाग्येश है, तो ऐसे दशाओं में उसका सिक्का बड़ा चमका, तो इसीलिए जोर उसी का है। बाकी इनकम्बेंसी का प्रभाव है, इसीलिए बहुत जगह सीट में परिवर्तन किया गया है, कैंडिडेट बदले गए हैं। आदमी उब जाता है यार, 3 साल 3 टर्म से मोदी को ही देख रहे हैं, अब जरा थोड़ा राहुल को भी देख लेते हैं। आदमी उब जाता है, समझ गए ना, क्या है आदमी के अंदर पता नहीं। इसको हटाओ, इसको बिठा के देखो कैसा काम कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमको तो लगता है कि असर पड़ता है किसको, जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल जो टैक्स पेयर नहीं है उसको इधर भी चला जाता है, उधर भी चला जाता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। और दूसरा लाभ हो जाता है, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको लाभ मिल जाता है, और वो लाभ जो है उनके लिए हानिकारक है, ठीक है। तो लाभ तो मिला, चाहे हानिकारक मिले चाहे लाभदायक मिले, लाभ मिला। अभी मान लीजिए कि कोरोना से शुरू हुआ है, 5 किलो अनाज दे ही रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 1-2 लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भार जो है तो देश के ऊपर आता है। यही अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दे करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या और किसी चीज में खर्च करते जहां रोजगार पैदा हो जाता, तो ज्यादा अच्छा होता। सबको एक एक गाय एक एक भैंस खरीद के दे देते। 6,000 रुपया जो साल का दे रहे हैं ना किसानों को,
क्या बोलते हैं तो, सम्मान निधि। नाम तो इसने चुन चुन के रखा हुआ है, ठीक है ना, सम्मान निधि। इस सम्मान निधि के जगह पे आप तय कर लो कि हमको इस साल में इतने गरीब को ये फ्री में, पैसे मत मांगो, जब सब फ्री में दे रहे हो तो फ्री में दे दो। एक गोधन दे दो, कोई भी एक ऐसा दे दो जो जिससे कि वो चाहे तो अपना परिवार को ऊपर उठा सकता है, ठीक है। और सेलेक्ट करो कि सबसे नीचे तबके के लोगों से लेकर के चलें। तो कई तरह का फ्री में, मान लीजिए 12,000 रुपया कई बहनों बहनों को मिल जाता है, 1,000 रुपया महीना, उसका क्या हो जाएगा 12,000। आप उसको आदत लगा रहे हो कि वो ब्लॉक में जाती है, एप्लीकेशन भरती है, फिर बैंक में इंतजार करती है, वो 12,000 आते हैं, ठीक है। तो ये सब अफीम खिलाने की आदत है। कोई बोला लखपति बहना बनाएंगे, तो राहुल जी सब गरीब के घर में एक महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ये सब योजना जो है ना, टैक्स पेयर जो रियल में टैक्स देता है और ईमानदारी से देता है, उसको कष्ट पहुंचता है, ठीक है। ये हम, अच्छा, टैक्स, कोई भी ऐसा टैक्स पेयर नहीं, मैं मुकेश अंबानी की भी बात करूंगा, जिसको दर्द नहीं होता। आप एक ही साथ ना, जब स्लैब उठ जाता है, जब आपका वो टारगेट पार हो जाता है कि अब तो 30% देना ही देना है, तो आपको 1,00,000 रुपया दिखाना बड़ा भारी लगता है कि 1,00,000 दिखाएंगे 30% कट जाएगा, दूसरा लाख दिखाएंगे फिर 30% आ जाएगा, मतलब 30,000 रुपये काटेंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम जानते हैं कि जर्मनी में, अमेरिका में इससे भी बड़ा टैक्स का बोझ है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि 1,00,000 रुपये 30,000 फिर कटेगा। अगर आपको 1 करोड़ का इनकम है तो 30 लाख रुपए का 70 लाख ही बचेगा आपके पास, ठीक है। वो अब 30 लाख रुपया बचाने के लिए इधर जेब में रखो, उधर इसको दिखाओ, ये करो वो करो, तेरा तितम्बा है। और उसके उस 30 लाख रुपए लेकर के आप क्या करते हो, फ्री में राशन दे रहे हो, कहीं ब्याह करा रहे हो, तो कुछ भी पागलों के जैसा कार्यक्रम करता है वोट लेने के लिए। तो वोट लेने के लिए जितनी भी राजनीति होती है ना, ये सब गलत है। किसानों का कर्जा माफ कर दो, तो किसान कर्जा ही क्यों लेता है भाई, वो कर्जे की जरूरत ना पड़े। आप जब यूरिया देते हो तो खाद बीज का भी इंतजाम कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए ठीक है, अच्छा समय हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोगों का वर्ष कुंडली चल रहा था इस साल। अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब स्पेशल क्लास ले लेंगे एक आध, उसमें आकर के बताएंगे कि इलेक्शन का प्रभाव कैसा है। प्रभाव अच्छा रहेगा, शांतिपूर्ण ढंग में माहौल में इलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा खून खराबा नहीं होना है, ये तो तय बात है। और परेशानियां होंगी लेकिन गवर्नमेंट बच जाएगी, गवर्नमेंट जाने वाली नहीं। उसके बाद का बाद में देखा जाएगा, गवर्नमेंट बच जाए, सरकार यही काम करे, 5 साल तक काम करे, अगले 5 साल भी काम करे। मोदी जी तो शायद उसके बाद शायद ही न रह पाए, लेकिन काम करे गवर्नमेंट तो अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न एंड वर्ष में चल रहे थे, तो वर्ष कुंडली को ना 1-2 दिन प्रैक्टिस करने का इरादा हुआ। अगर आप लोग, जैसे एक विश्वजीत है कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करें। तो आज हम सोचते हैं कि विश्वजीत को ही सार बताना है कि हम क्या क्या देखें और क्यों देखें, क्योंकि मुद्दा दशा हो गया। आप लोगों को कुछ वो लिखाना रह गया है, क्या नाम कहते हैं, सहम गुरु जी। हम कुछ लिखाना रह गया, मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखाना ही है, तो लिख लीजिएगा। और वर्षेश के फल भी आए। वर्सेस का भी फल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो विश्वजीत से कहेंगे कि वर्ष कुंडली के ना सार को 5 मिनट 10 मिनट जितना देर तुम डिफाइन कर सकते हो, जो मैं आज तक करते आया वो करो। 2 लोगों को इसका मौका देंगे ताकि
जब वर्ष कुंडली लगाएं तो लोग डिफाइन करने में उस रूल को अप्लाई करें। हमने पहले भी कहा ये क्लास बहुत इंटेलिजेंट लोगों का क्लास है, सभी लोग इंटेलिजेंट, और इस क्लास को 100% अपने रिसर्च वाले क्लास में लेकर के जाना चाहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं इस साल रिसर्च का क्लास स्टार्ट कर देंगे। आगे ईश्वर की मर्जी, मोदी जी की मर्जी नहीं, जाने राम। ठीक है। सर मुझे तो आपकी वो वाली क्लास देखनी है, वो वाली, वो जो स्टॉक मार्केट वाली संहिता। अच्छा, वो उसमें भी आएंगे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है संगीता का, वो वाला मार्केट वाला, स्टॉक मार्केट वाला। लेकिन रियल में पूछे तो हमको 10 दिन का समय नहीं है कि हम थोड़ा सा किताब पलट सकें। एक बारी किताब नहीं पलटेंगे तो फिर नहीं। और उसके लिए थोड़ा स्टॉक मार्केट को भी समझना होगा, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तभी तो वहाँ हम जैसे, जब तक कारण पता ही नहीं है तो कारक ढूंढे किसको, कैसे हम सर ग्रहों उसमें को उस सर उसमें मेरी मदद ले लीजिए, मैंने 10 साल सीएनबीसी में काम किया। अच्छा, कोई बात विश्वजीत कुमार, बताओ तुम। जी सर। तो सबसे पहले वर्ष कुंडली को अगर हम देखें तो वर्ष कुंडली 1 साल के लिए ही मान्य होता है, तो इस चीज को हमें सबसे पहले ध्यान में रख के चलना चाहिए। और अगर हम सबसे पहले देखें तो वर्ष कुंडली में, तो हमें सबसे पहले मुंथा को देखना है। मुंथा की स्थिति क्या है। मुंथा लग्न में, दूसरे में, तीसरे में, पंचम में, नवम, दसम और एकादश में काफी अच्छा रिजल्ट करता है। बाकी अगर हम देखें तो चौथे में, छठे में, आठवें में, सातवें में भी, आठवें में, और 12वें में बहुत अच्छा अगर मुंथा हो तो अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता। इस चीज के साथ हम ये देखेंगे कि, और खासकर मुंथा को अगर हम देखें कि जिस भाव में से वो संबंध बना के रखा है, पूरे साल भर जातक को उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं फल मिलता रहता है। पूरे साल भर उसी के इर्द गिर्द वो जातक घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। चाहे वो करियर हो, चाहे वो धन हो, हर एक तरह से वो जिस भाव से होगा उस भाव से संबंधित फल मिलते रहेंगे। उसके बाद हम मुंथेस की भी स्थिति देखेंगे कि मुंथेस किस भाव में गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है, उस चीज को जरूर देखेंगे। उसके साथ अगर हम देखें तो मुंथेस के साथ साथ वर्सेस भी अपना एक अहम फल रखता है। वर्सेस का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है वर्ष कुंडली के अंदर। आ, अगर हम जातक के उस साल के आव भाव व्यवहार या उनके मनोदशा को देखें या फिर उनके स्वभाव को देखें, तो कहीं ना कहीं जन्म वर्ष पत्रिका का लग्न स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा कि जातक का इस वर्ष में कैसी स्थिति है, मनोस्थिति कैसी है, लग्न पे किसका प्रभाव है, लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, या कौन कौन से मुंता है क्या, मुंतेस है क्या। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे और चलेंगे तो जो हमारा जन्म पत्रिका है उसके महादशा, विषुवंतरी महादशा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि विषुवंतरी महादशा जिसकी चल रही होगी वो वर्ष पत्रिका में कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, उसके अनुकूल भी फल मिलने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, उसके अनुसार भी फल मिलते हैं। अ, उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे योग बने थे, तो उस उन योगों का भी कैलकुलेशन करके हमें फल को देखना चाहिए कि उन योगों से जो फल, जो योग बन रहे हैं उनका क्या क्या फल होगा, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा और आगे चले तो अभी जो हमारा ये क्या है, अभी जो महादशा पढ़ाया था आपने सर, उसका नाम भूल गया मैं अभी। मुद्दा। तो हाँ, मुद्दा मुद्दा दशा दशा। सहम। मुद्दा दशा को भी, मुद्दा दशा और सहम को, सहम तो वैसे हर एक साल, मतलब हर एक सहम हर एक साल बनता है, लेकिन किसका फल मिलेगा इसके बारे में मुझे बहुत विशेष अनुभव अभी नहीं है, मुझे विशेष पता नहीं है। लेकिन हाँ, सहम मुद्दा दशा को भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे लेके चलना है। इन सब के सामंजस्य और तारतम्य के साथ लग्न कुंडली जो हमारा, या जन्म कुंडली जिसको हम कहते हैं, उसके साथ एक प्रॉपर तारतम्य बिठा के और फिर अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो वर्ष, उस वर्ष की सटीक प्रेडिक्शन किया जा सकता है उस वर्ष के लिए। ये था सर मेरी तरफ से। ओम प्रकाश कुमार जी।
सर नमस्कार, आवाज मेरी आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सर सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे सारे स्टीम कलीग को बहुत बहुत नमस्कार, और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस पे कुछ बोलने का। तो इसको, आज का मुद्दा है कि हम इसको समराइज करना चाहते हैं जो अभी तक आपने पढ़ाया है, और उसको हम किस तरह से इसमें प्रयोग करने वाले हैं, इस पे मैं क्या समझता हूँ ये इसमें बोले, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको शुरुआत करते हुए जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा काम जो वर्षफल का है, थोड़ा देर के लिए हम वर्षफल को हटा देना चाहेंगे। हमारा काम जो मेन चार्ट हमारे लिए है वो D1 चार्ट है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और वहां से अगर हम किसी फल को निकाल पाने में सक्षम अगर नहीं है, तो ना तो वर्ष कुंडली हमें कुछ कर सकता है, और न ही कोई भी तरह का जो अल्टरनेट लग्न की कुंडलियां हैं वो भी हमें सहायता नहीं कर सकता। तो हमें D1 देखना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब साल की बात आती है, हमारा इस समय पर्पस ये है कि हम एक साल में जातक के लिए खासकर क्या विशेष होने वाला है, इस पे हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले D1 को देखना पड़ेगा, और एक साल के लिए हमें दशा, अंतरदशा, और कई बार दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक, डिपेंडिंग अपॉन कि दशा किसकी है, बड़े ग्रह की है, छोटे ग्रह की है, उस पे हमको जाना पड़ेगा। अब जैसे उसके अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लग्नेश की अंतरदशा है और चतुर्थ भाव वाले का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे उसके माँ से संबंधित चीजें आ सकती हैं, जातक के घर से संबंधित चीजें आ सकती हैं, और तमाम तरह की चीजें उसमें दिखा सकता है। मेरे हिसाब से जो वर्ष कुंडली है वो यहाँ पे मुझे हेल्प करता है कि एग्जैक्टली एक साल के अंदर क्या हो सकता है इनके लाइफ में, इसको हमको कैसे डिकोड करना है, यहाँ ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि जो चीज D1 के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बता रही है वो मेन डोमेन है, उसके अंदर सब डोमेन का काम जो है वो हमें ये करके दिखाएगा। अब यहाँ देखने के लिए, जैसे अभी रवि जी ने बताया, उसको उसी चीज को बार दोहराना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे 4 टूल्स हैं। मैं यहाँ पे अपने तरफ से ये विशेष करना चाहता हूँ कि वर्ष कुंडली भी एक तरह का जस्ट सिंपल कुंडली है, जैसे हमारा D9 है, D10 है, उसी तरह का, उसी के एक्सटेंशन में मैं वर्ष कुंडली को देखता हूँ। स्पेशल कुछ नहीं है, ये एक कुंडली है जिसकी परिधि सीमा 1 साल का होता है। और जैसे हम उसमें देखते हैं कि सपोज D9 हम देखना चाह रहे हैं, तो ये सबसे पहले देखते हैं कि D1 का जो जो उसका D9 या D10 किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न जो है D1 के किस भाव को डिनोट करता है, वो काफी चीजें मुझे वहां बताता है। मैं चाहूंगा कि ये चीज में वर्ष कुंडली में भी अप्लाई करते हैं कि हमारा वर्ष कुंडली में जो यहाँ का जो लग्न है, वहां की जो लग्न की राशि है वो कौन सा है जो करस्पॉन्ड करता है इनसे। तो इस तरह के जो हमने सीखे हैं पहले, D9 देखने का, D10 देखने का, मैं मानता हूं कोई कारण नहीं है कि हम इसमें इसको प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। इस वर्ष कुंडली में 2 स्पेशल चीज दिया है, दैट इज मुंथा और वर्सेस। इसके अलावा ये भी एक साधारण कुंडली है जिसका एनालिसिस हम एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे D1, D9 अदर कुंडली का करते हैं। अगर इसका लग्न अच्छा है, स्वाभाविक है एक साल के लिए हमारा कैसा व्यवहार रहेगा, हम किस तरह से चीजों को लेंगे, प्लस माइनस कैसे लेंगे, खराब स्थिति में अपने आप को संभालने में सक्षम है या नहीं है, ये सारी चीजें मुझे लग्न बता देगा। मेरा पूरा जिंदगी के प्रति क्या अप्रोच होगा, एक साल के लिए मेरा पूरा स्वभाव निकाल के ला देगा। सेकेंड हाउस अगर हम देखते हैं तो मेरा धन की स्थिति, बोली, वचन, परिवार, ये हमारा सेकेंड हाउस दिखा देगा। इसी तरह से हम पूरे कुंडलियों का विश्लेषण कर सकते हैं। अब ये जो 2 स्पेशल चीज दिया गया, मूंथा और वर्सेस, यहाँ पे मूंथा जो है वो चीज है जो बताता है कि इस पूरे साल में क्या स्पेशल ऐसा होने वाला है जो इस साल में यूनिक है मेरे लिए। उसमें मेरी शादी हो सकती है, उसमें मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, पिता का सहयोग मिल सकता है, पहली बार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में चेंजेज हो सकते हैं, मैं बीमार हो सकता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा कोई स्पेशल चीज जो है ये हमेशा मुंथा बताता है। इसका मतलब है कि मुंथा का अलग अलग पोजीशन के बारे में रवि जी ने बताया, कौन कहाँ गया, उससे क्या एक इंडिकेशन मिलता है कि
कि मेरा एक साल किस तरह का होने वाला है, और वो भी बताता है कि मेरा कौन सा वाला भाव जो है किस तरह से होगा। जैसा आपने बताया कि जो हमारा इनिशियली पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव अगर इसमें मुंथा रहे तो कार्य हमारी सिद्धि होती है, लेकिन परिश्रम करना पड़ता है। और उसके अपोजिट साइड में अगर मुंथा 9, 10, 11 वगैरह में हो तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। ये सब चीज हम समझते हैं। हम लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि मुंथा की स्थिति अगर अच्छी है तो हम उसको ये समझें कि ये वाला जो एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, ये अच्छा होने वाला है। वर्सेस का महत्व डिफरेंट है। वर्सेस जो है, जैसा गुरुजी कहते हैं कि वर्सेस एक पाइपलाइन है। अच्छा है मेरे साथ, मुंथा मुंथेस की पोजीशन अच्छा है तो ये चीज अच्छा होने वाला है, लेकिन कैसे होगा वो, उसमें कितना ताकत लगने वाला, उसका व्यवहार और स्वरूप कैसा होगा, ये मुझे वर्सेस बताते हैं। वर्सेस अगर मार्स है तो ये जो अच्छे काम, मुंथा का पोजीशन अच्छा, मुंथेस की पोजीशन अच्छा, लग्नेश का पोजीशन अच्छा है, लेकिन वर्सेस अगर मंगल है तो सारे काम को सफल होने में भी मंगल का स्वरूप उसमें नजर आएगा। इसके विपरीत अगर मुंथेस बहुत बुरी स्थिति में है लेकिन वर्सेस मेरा बृहस्पति है और अच्छे जगह पे प्लेस्ड है, तो मेरा बुरा काम भी अच्छे ढंग से होने की संभावना है, या उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, या उसको हम झेल सकें, इस तरह की स्थिति में हम अपने आप को पा सकते हैं। तो ये दोनों विशेष चीज है जो इस चार्ट में देखने के लिए है। इसके साथ साथ और भी गुरुजी ने बताया है कि एक सहम का बहुत महत्व है। सपोज मैं शादी की बात करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरा मुंथा मुंथेस लग्न वर्सेस का महत्व किसी न किसी तरह से पंचम या सप्तम भाव से लग रहा है, मेरा उम्र भी उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हमारी शादी का और शादी से संबंधित काम हो सकता है, भला या बुरा। तो उस समय शादी का सहम देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये मेरे लिए एक एडिशनल पॉइंट है जो मुझे हेल्प करेगा पिन पॉइंट करने में कि क्या हो सकता है। अगर मेरा सहम की स्थिति अच्छी है, सहम जैसे राहु केतु का एक पॉइंट है, उसी तरह से सहम एक कैलकुलेटेड पॉइंट है जो अलग अलग भावों में पड़ता है। तो अगर मेरा सहम किसी अच्छे भाव में पड़ रहा है, और सहम को हम उसी तरह से समझें जैसे किसी ग्रह को समझते हैं, उसकी उसका उसका पोजीशन अच्छा है, उस पे एस्पेक्ट अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि शादी का सहम मेरा अच्छा है, तो इस साल हमारी शादी हो सकती है, अच्छी तरह से हो सकती है, या रिवर्स हो रहा है तो उस तरह का सिचुएशन बन सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हम इसको करना चाहेंगे, दशा का मिलान इसको कैसे करें। तो जैसा हमने कहा कि D1 चार्ट के अंदर की जो दशाएं हैं, जो उसका एस्पेक्ट है वो महत्वपूर्ण है। तो D1 की जो दशा है, दशा जिस जिस भाव का दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यही जो दशा का नाथ है, इसका पोजीशन क्या हमारे वर्ष कुंडली में, ये किस तरह से चीजों को हमारे सामने लेकर आ रहा है। अगर इसमें दोनों के बीच में तारतम्य बन रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो दशानाथ अंतरदशानाथ D1 में हमें कह रहे हैं, वही चीज अगर इसमें मिल गया तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। यद्यपि इसके अलावा भी एक दशा दिया गया जिसको मुद्दा दशा कहते हैं, जो एक साल के लिए बहुत सटीक बैठता है, और मुद्दा दशा को भी निकालने का तरीका हमें पता है। अगर मुद्दा दशा से भी किसी चीज की पुष्टि हो रही है तो D1 की दशा से हो रही है, तो ये हमें कंफर्म करेगा कि जो टाइमिंग्स है एक साल का वो किस तरह से होता है। समराइज में यही कहना चाहता हूं कि ये जो वर्ष कुंडली है, जस्ट ये भी एक डिविजनल चार्ट जैसा एक विशेष कुंडली है जिसका एक साल के लिए उसका स्वरूप है, और इसको हम उसी तरह से देखेंगे एग्जैक्टली जैसा उधर देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो हमने इस तरह से हम एक साल को बैफरकेट कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बाकी तो सुन ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यदि आप वीडियो ऑन करके बोलते तो अच्छा रहता, है ना, क्योंकि अभी कर क्योंकि लेते हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हम इसीलिए क्लास में कहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन करके रहते हैं ना, अच्छा ना, आपका संवाद भी लोगों के पास अच्छा जाता, और ऐसे क्या होगा, आवाज अच्छा जा रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो हमारा अटेंशन कम हो जाता। ठीक है ना? सर। हाँ। अब आप लोगों में से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर ले, जवाब ओम प्रकाश जी और विश्वजीत जी देंगे, मैं नहीं दे रहा हूँ। कोशिश करेंगे सर, बताएं। हाँ। सर मैं राकेश शर्मा जी बताइए क्या प्रश्न है आप। आवाज आपकी नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए राकेश शर्मा जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, आपने कहा था कि नक्षत्र के नंबर से
2 घटाकर जब हम मुंथा दशा निर्धारित करते हैं, तो अगर चंद्रमा अश्वनी में हुआ या कृत्तिका में हुआ तो कैसे करें? तो उसमें जिसमें से 2 नहीं घटेगा उसमें से पहले 27 जोड़ दें, पहले 27 जोड़। ठीक ठीक। फिर 2 घटा देंगे। अच्छा सर, सामर्थ्य साम में आपने जैसे बताया कि लगन स्वामी माइनस मंगल, तो मेष और वृश्चिक में तो लगन स्वामी भी मंगल होगा। हाँ बिल्कुल। तो मंगल माइनस मंगल, तो वो तो डिग्री दोनों की सेम ही होगी ना। गुरुजी हाँ, तो आपने क्या इसमें ही बताया था कि मेष और वृश्चिक लग्न में दिन और रात का कोई भेद नहीं होता है। हाँ, दिन रात का तो भेद नहीं है, तो लेकिन हाँ, तो बस माइनस उसी कैसे से होगा? माइनस करना है आपको। हाँ, केवल लग्न आ जाएगा उसमें। केवल लगन आ जाएगा अगर हाँ, लगन। मंगल माइनस लग्न। मंगल माइनस मंगल प्लस लग्न, तो लग्न आ जाएगा। लग्न का जो है वही हो जाना चाहिए। वही हो जाना चाहिए, लेकिन लगन तो अब तब जोड़ते हैं ना जब लगन लग्न स्वामी माइनस मंगल। लग्न स्वामी माइनस मंगल। मंगल। लग्न स्वामी का डिग्री जो है वो जिसमें लग्न स्वामी आ रहे हैं वही भाव हो गया बेसिकली। जी तो एक जी बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा ही होना चाहिए। जी। और थैंक यू। बताइए सर मैं ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी गुरु प्रणाम। गुरु मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। मुंथा जैसे 6, 8, 12 में हो तो वो कष्ट का अर्थ मानेगी, तो उसमें उपाय किस तरह का करना चाहिए? जहाँ बैठी हुई है मुंथा, जिस भाव में भावेश का उपाय करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए गुरु? मुंथेस का उपाय करना चाहिए। वही हुआ मुंथेश, भावेश जिसको आप बोल रहे हैं, वही मुंथेस हुआ। ठीक है। भावेश, और भावेश हाँ, हाँ। अब जैसे षष्ठ में, छठे में षष्ठ में मुंथा है तो सठेस का उपाय करें, वही हो षष्ठ गया। का उपाय। ठीक है ठीक है मुंथेस गुरु। मुंथेस का रेमेडी लें, नंबर 1। नंबर 2, जब ये पंचांग होता है ना उसमें मुंथा का दान भी बताया है, तो अगर मुंथा खराब है ठीक तो उस साल मुंथा का दान वगैरह कर लें। ठीक है, तो इससे भी हमको ठीक लाभ ठीक हो जाएगा। तो ये कर ठीक है लेते हैं, क्योंकि ठीक है। रियल में देखिए मुंथा को पॉजिटिव लेकर के नहीं चलना है। मुंथा है निगेटिव चीज, उसको अन्य लोग जब पढ़ाते हैं ना तो उसको शनि के जैसा पढ़ा देते हैं। मैं नहीं पढ़ाता, बात को समझिएगा। वो निगेटिव जहां है वहां निगेटिव रहेगा, अगर शनि के जैसा भी है तो। और जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। क्योंकि एक बार अगर कोई मैं कमिटमेंट कर दूं कि आपसे किसी की लड़ाई होगी तो हमको बुला लेना, मैं भी आऊंगा आपकी तरफ से लड़ने के लिए। मैं सज्जन आदमी हूं, मुझे लाठी डंडे से बड़ा परहेज है, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया आपको। और एक जिसको लाठी डंडा से बड़ा प्रेम है वो आपको कमिटमेंट करता है चिंता मत करो मैं हूं, आप हमें कॉल कर देना। तो उम्मीद करो कि मेरे जाने का तो उम्मीद ना ही करो, लेकिन वो जो लाठी डंडा जिसको प्रिय है वो तुरंत पहुंचेगा और वो आपका मदद करेगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से एक बारी, इसीलिए कहा जाता है कि पंचम में यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो वो जो कष्ट दे रहे हैं लेकिन संतान देने की चेष्टा बहुत अधिक करते हैं। तो अशुभ ग्रह रिजल्ट करने में बहुत अपनी ताकत लगाते हैं, नहीं तो पहले से बदनाम है कि रिजल्ट खराब करेगा ये। तो इसीलिए जिस भाव में होता है ना उसका रिजल्ट वो बहुत तीव्रता के साथ करना चाहता है। ये हमेशा से ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रहों के अपेक्षा अशुभ ग्रह जिस भी प्रकार का रिजल्ट देना चाहता है उसमें उसकी तीव्रता बहुत होती है। ठीक है, तो इसी तरह से मुंथा को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। भारतीय नेजा। हाँ गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक क्वेश्चन यही था मेरा भी थोड़ा सा कि जैसे मुंथा 8वें भाव में है तो हमने बोल दिया कि मुंथा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या वो हमें मेडिटेशन, रिसर्च या ओक्वल्ट साइंस की ओर ले जाएगा कहीं ना कहीं, अगर लग्न पत्रिका में उसकी स्थिति अच्छी है तो मुंथा राशि की?
तो हमें दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं, या 8th से भी कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल भी। वैसे ही 12th का भी कंफ्यूजन है गुरुजी। बताइए ओम प्रकाश जी। जी मैं कोशिश करता हूँ। बुंथा अष्टम भाव में चला गया है, तो देखिए इसमें तो कई सारे फैक्टर्स अपने को देखने पड़ेंगे, लेकिन पहला प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये जो एक साल है इनका, ये थोड़ा कष्टमय होगा। कष्टमय कई तरह से हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम इनके लाइफ में आए और उसमें कोई समस्या हो, जैसे कि दुर्भाग्य का होना और इस तरह की चीजें हो, चोट घोट लगना, ये भी संभव है। एट द सेम टाइम लगन, लग्नेश, वर्षेश की स्थिति को देखते हुए अगर इन सबको मिला के चतुर्थ हाउस में प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है व्यक्ति को जो समस्या है ये चतुर्थ भाव से रिलेटेड हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है। और जैसा आपने कहा इसका रिवर्स, अगर बाकी समूचा चार्ट अच्छा से फिट है, अच्छी स्थिति में बाकी सब चीजें हैं, तो हो सकता है कि अष्टम भाव से संबंधित जो डीप रिसर्च अगर ये कर रहे हैं, तो इसमें इसको करने में थोड़ी अच्छाई भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है। बाकी इसमें लगन, लग्नेश और वर्षेश सबकी स्थितियां को देखनी पड़ेगी, और D1 चार्ट में इनकी दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा है। तो यही गुरु सेम जी इसमें कंडीशन छठे और 12वें में भी होगा, सेम चीज? छठे बार में भी यही होगा। इसका बेसिक यही है कि ये आपका अगर छठा भाव है वो तो उतना बुरा नहीं माना जाता, उसमें तो कई सारी अच्छी चीजें होती है। तो उसमें कंपटीशन आपका अच्छा हो सकता है, अगर आप ऋण लें और अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो इसको एक एक का मतलब अलग अलग भाव में ना लेके संपूर्णता में देखना पड़ेगा कि बाकी स्थितियों के हिसाब से इनका छठा, आठवां, 12वां किस तरह से फिट होगा। पर अगर मान लो कि 8th में, वर्ष कुंडली में भी 8th में मुंथा है और वही राशि लग्न पत्रिका में भी 8th में बैठी है, यानी कि अब वो अष्टम का फल तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि दोनों में ही मुंथा सेम स्थान पे, ऐसा गुरुजी ने बताया था। तो क्या केवल नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, या वर्षेश, मुंथेश इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ 8th से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं? ओनली 8th से रिलेटेड, यही मुझे डाउट है बस। नहीं, अगर आठवां भाव, इसमें एक पैरामीटर और ऐड हो गया, जैसा आप कह रहे हैं कि आठवें भाव की जो राशि है वो अगेन इसमें भी आठवें भाव में चला गया, तो आठवें भाव का एक्टिव होने का एक पैरामीटर और बढ़ गया। लेकिन आठवां भाव, जैसे हम D1 चार्ट को भी अगर देखते हैं, किसी का अष्टम भाव की दशा चल रही है, तो उसमें कई पैरामीटर्स है, जो कि अष्टमेश अष्टम में बैठा है क्या, उस पर किसी शुभ दृष्टियां पड़ रही है क्या, लग्नेश की स्थिति अच्छी है क्या, दशांतर दशा किस तरह से सेट है, तभी हम अष्टम के अच्छे और बुरे भाव की बात करते हैं। लेकिन ध्यान देने लोग बात यह है कि अष्टम भाव कितना भी अच्छा बना हुआ हो, वो अपना जो उसका नेचुरल चीज है, रोग चोट गोट देना, ये देगा ही देगा। तो उतना ही चीज हम इसमें भी समझेंगे कि अगर बाकी स्थितियां सब अच्छी हैं, तो अष्टम भाव के कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, रिसर्च का काम कर सकते हैं, लेकिन चोट घोट जो है इसका बेसिक कैरेक्टर है, वो जरूर इसमें होने की संभावना बनी रहेगी। तो और इसमें भी क्या वो रूल लगेगा गुरुजी? मुझे ये डाउट था कि जो आपने बताया था कि ये 10th का 11th है, तो क्या मुंथा का उसमें होने से कोई कर्म भाव पे प्रभाव पड़ेगा? अगर वो रूल हम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर केवल लग्न पत्रिका में करें? नहीं, तुम फॉलो कर सकती हो, हमारे लिए जवाब जरूरी है देना। लेकिन यहाँ कर्म के 11th पे मुंथा का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कि हमेशा मुंथा यदि अष्टम में है तो सबसे पहले आप निगेटिव रिजल्ट की बात कीजिए, ना कि पॉजिटिव की। जी गुरुजी। पॉजिटिव हो सकता है यदि मुंथेश मुंथा को देख रहा है, नंबर 1। जी यदि वर्षेश का पोजीशन बहुत अच्छा है, जी मुंथेश लग्न पत्रिका में अच्छे स्थानों में स्थित है, अगर D1 में और साथ में वर्ष पत्रिका में यदि 8वें में ही मुंथा है और मुंथेश भी 8वें में ही है, तो 8वां तो गया। जी पहले आप निगेटिव रिजल्ट की चिंता करें, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है कदाचित, जी गुरुजी। इसीलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव की चिंता ना करें, मतलब सोचे ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत होगा। क्या होता है कि अष्टम में अष्टमेश, अष्टम को अष्टमेश या मुंथा अष्टम में है, मुंथेश उसको देख रहा है, जी गुरुजी। तो एक उम्मीद हो सकता है कि चूंकि ये हम इस स्थान को देख रहा है, तो ट्रांजिट में जब इसका पोजीशन अच्छे जगहों पर जाएगा
मान लो गुरु कोई भी मुंथा है वो पंचम में ट्रांजिट कर गया, एक बात कहते हैं, गुरु जी शुक्र दोनों का प्रभाव मिल गया, तो वो अब बुद्धि विवेक अच्छा कर देगा, तो उस समय आप अच्छा कर जाओगे। तो कुछ समय आपका, समय का कुछ चरण अच्छा गुजर सकता है, लेकिन वर्ष अच्छा नहीं गुजरेगा, ये ध्यान में रखना। अब ये तो पूरा वर्ष किसी का खराब होता नहीं। अगर जी एक्सीडेंट होना है तो आज हो गया, अब आज हड्डी टूट गया, आप प्लास्टर लगवाए, 1.5 महीने प्लास्टर में रहे, फिर ठीक हो गए, फिर तो जैसा जनरल काम चलता है चलते रहता है। तो जी हमने कहा कि हमारा छठा आठवां 12वां एक्टिव होने पर सबसे पहले हमको एक्टिव हो जाना पड़ेगा, कि हम उसको किस तरह से अब देखते हैं। पहले निगेटिव सेंस लेकर के देखें, बाद में पॉजिटिव होकर के देखिएगा। पहले पॉजिटिव हो जाइएगा तो निगेटिव बातें बताना मुश्किल हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करें, लेकिन जी जहाँ हर चीज हमको निगेटिव बताया जा रहा है, तो हम निगेटिव को पहले सोच लें कि क्या क्या निगेटिव हो सकता है। जी गुरु जी। तो पहले हम उसको टैकल कर लें, फिर पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है ना? जी गुरु जी। चलिए ठीक है गुरु अनुराधा जी। जी। गुरु जी एक क्वेश्चन और था मेरा। वो थोड़ा सा ये था कि अगर वर्ष कुंडली के अंदर ये होरा लॉर्ड और वार का कोई महत्व है क्या गुरुजी? एक फ्रेंड ने हमसे चर्चा करी थी, वो कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि हम लोगों को होरा लॉर्ड और वार देखना सिखाए कि, मैंने कहा हम लोगों को तो नहीं बताया, तो इसलिए आपसे पूछ लिया गुरुजी कि होरा नहीं, लॉर्ड को। कोई जी, जरूरत नहीं है। बस हम लोग वही फॉलो करें जो मुंथा हाँ, मुंथेश का। बाकी हम नवम नवम का लगन उठा करके ले आए, उस पर भी 5 लाइन बोल दें तो अलग बात है। जी लेकिन गुरुजी। यहाँ हमको लग्न के सापेक्ष रिजल्ट ढूंढना है, वर्गों के सापेक्ष नहीं ढूंढना है। वैसे लग्न चार्ट भी एक वर्ग चार्ट है, लेकिन हम लोगों को उतना, हम पहले ही बोले हैं कि दिमाग का कचूमर नहीं करना है, ठीक है ना? वो उसमें अब उन्होंने ये एक्सक्यूज बताया हमें कि जैसे लग्न 2 घंटे में चेंज होता है। मैंने पूछा कि होरा लॉर्ड की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो उन्होंने बताया कि होरा लॉर्ड की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि होरा हर घंटे चेंज होती है, और लग्न जो होता है वो 2 घंटे में चेंज होता है, तो वो और सूक्ष्म रिजल्ट दे पाता है। तो मुझे लगा ये सब बदमाशी है, लोगों को अच्छा रिजल्ट को, अच्छा से खराब रिजल्ट बता नहीं पाते हैं, सूक्ष्म रिजल्ट क्या बताएंगे वो? तो हमें लगा लोग वो बाद में। लोग नहीं, जितने भी लोग ऐसे कहने वाले ना, एकदम सूक्ष्म रिजल्ट बता। अरे आप अच्छा होगा बुरा होगा इतना ही बता दो, काफी है। सूक्ष्म तो रहने ही दो, ठीक है ना? और सूक्ष्म गुरुजी रिजल्ट रहने दो। और ये आपने जो सहम बताया वो तो हमें समझ में आ गया। तो मतलब हम सहम तब लगाएं जब हमें लग्न पत्रिका में सहम दिख रहा है कि विवाह होने वाला है, तो हमने इसमें वो विवाह सहम लगा के उसको एक तरह से पुष्ट कर लिया इस जी तरह, हाँ, क्योंकि सहम तो आपने बताया कि बनेंगे ही बनेंगे, वो फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सहम उस साल जी देखा जा सकता है, उसी को देखने की जरूरत है, अन्य सहमों को देखने की जरूरत नहीं। ठीक है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। अनुराधा जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। अभी एक तो भारती ने ही पूछा गोचर के बारे में। तो मुझे याद है एक क्लास पहले मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष कुंडली में क्या अपन लोग गोचर भी देखेंगे, तो आपने कहा था कि वो तो 1 साल का ही है, तो गोचर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपने ये बताया कि गोचर में अगर वो जा रहा है उसमें मुंथा मुंतेश के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं। तो इट ये मीन्स यहाँ मैंने, पे भी हम कुछ। हाँ, एक सेकंड, आपने गलत समझ लिया। जी हमने कहा था अगर मुंथा यहाँ भी अष्टम में है, और वो जो ग्रह मुंथा है वो लग्न पत्रिका में भी अष्टम में है, तब यदि गोचर में कहीं कहीं शुभ प्रभाव में गया तो कभी कभी वो शुभ दे सकता है। बात समझ में आई? वर्ष अच्छा, ठीक पत्रिका के लिए नहीं बोला मैंने। ठीक है, ठीक समझ है गए ना? गुरुजी। दूसरा दूसरा गुरुजी, सहम की बात हम लोगों ने पूरा सीखा, और सहम का ये समझ में आया कि वो एक किसी राशि में जाके बनता है। जैसे अगर हम पुत्र सहम ही देख रहे हैं और उसका रिजल्ट मान लीजिए 8 साइन पास करके कुछ है, इट मीन्स वो धनु राशि में गया, और पत्रिका में धनु राशि छठे 8वें या 12वें भाव में है, तो तो उसको वो हम लोग कैसे समझेंगे उस साल अच्छा नहीं होगा। बता विवाह के देते लिए? हैं, जिस साल, नहीं नहीं, जिस साल संतान आप चाह रहे हो, हाँ और आपको पता है कि आपका
संतान सहम जो है, पुत्र सहम 8वें में बन गया, तो आपको उस साल संतान के लिए रुक जाना चाहिए, अगले साल संतान के लिए जाना। तो ये सभी पे लागू होगा, जैसे अगर विद्या बिल्कुल। सहम है और वो भी बन गया 12वें में या 6ठे में या 8वें में राशि के अकॉर्डिंग, तो हाँ उसको वैसे समझेंगे हम। बिल्कुल। ठीक है, हम ठीक है। ये क्या है, लोग कहते हैं क्या सर बचाव होता है? होता है, मैं बचाव क्यों नहीं? ऐसा संभव है क्या? पहले से सब लिखा नहीं है? सब लिखा है, लेकिन ऐसा संभव है कि हम उसको हिला डुला सकते हैं? समझ गए ना? सर ज्यादातर विवाह के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो भी 6, 8, 12 में बन जाए तो हम उस साल उनको मना कर सकते हैं कि इस साल आप तटस्थ हो, और अगर बहुत गलत आपको लग रहा है, पत्रिका देख के लगेगा कि बड़े पीड़ादायी टाइम है, टाइम ही अच्छा नहीं है, उस समय पे विवाह हो गया तो खराब टाइम हो गया, उसको रोक लो, अगला प्रत्यंतर आने दो, ठीक है ना? उसमें जाकर के विवाह करो। सर एक और क्वेश्चन। आप लोगों के पास आगे चल करके जो इस समय को बहुत अच्छा नहीं समझ सकते, इसी के लिए तो मुहूर्त आया ना, कि बाद में अच्छा मुहूर्त देख करके हम शादी के लिए तैयार होते हैं। अगर यहाँ अच्छा नहीं है तो वहां अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो जो मेरे बस में है वो तो कर ही सकते हैं ना। तो मुहूर्त हमारे बस में होता है। आप लोग देखते हैं शादी विवाह फाइनल हो गया, अब 1-2 महीने के बाद मुहूर्त निकलेगा। आजकल तो हॉल बुकिंग के हिसाब से लोग शादी का मुहूर्त पूछने आते हैं भाई। मैं तो बड़ा तंग आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा जी। करो कि तुम पहले हॉल ही बुक कर लो, बाद में आ जाना, आप ठीक सही है कह ना? रहे हैं सर, मैंने अपनी बेटे की शादी की थी तो सिटी पार्क बुक कराना था, तो हमें पहले उन्होंने डेट्स बताई, इस दिन वो खाली है, तो हमने भी उस हिसाब से डेट्स ली। मैंने भी ऐसे ही तो किया था, पहले डेट, हाँ, पहले हॉल, फिर डेट। तो इसीलिए पहले गलत करते हैं, पहले डेट ले लीजिए 2-4, और उस 2-4 डेट में जाकर के हॉल चेक कर लीजिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बाबा विश्वनाथ बहुत बड़ा नगर है, कहीं चौराहे पे 4 फेरा मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के मार्ग में, घाट के किनारे, कहीं भी शादी संभव है। तो हमारा कहना है कि पहले हम क्या ले लें, मुहूर्त ले लें, तिथि ले लें, और फिर जाकर के पूछें कि भैया इस तिथि में तुम्हारा हॉल खाली है कि नहीं है, ये बता दो। बाकी हॉल खाली है तुम जानो, इस स्थिति में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे जगह जाएंगे। तो ये करना चाहिए। तो बाकी बाद में जब आप हॉल का डेट लेकर के जाएंगे पंडित जी, तो किसी न किसी तरह वो आपको पकड़ा ही देंगे, ये पकड़ो जाओ, ठीक है ना? तो इसीलिए कभी कभी होता है ना, बड़ा लगन इतना तगड़ा होता है कि छोटा से छोटा गली गली का जो बैंकेट हॉल है सब बुक हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा तिथि था सबके लिए, बहुत अच्छा था, सब उसी तिथि में करना चाहते हैं। जिधर जाओ उधर बाजा बज रहा है, ठीक है ना? तो मुहूर्त का जो है तो इस तरह से हमारा महत्व थोड़ा सा आ जाता है कि अगर आप ज्योतिष को साध नहीं सके तो मुहूर्त को साध लीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहे, वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक, और उस कार्य का जो भविष्य हो वो भी अच्छा रहे, ठीक है ना? तो आज मैं पहले अब आप लोगों को समय के हिसाब से सोचता हूँ कि सहम ही लिखा देता हूँ। बाकी आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमको विश्वजीत और ओम प्रकाश जी ने लगभग कवर कर ही लिया, ठीक है। दो चार बातें मैं और बोल जाता तो वो कभी भी बोल जाऊंगा। तो आप लोगों को उसी हिसाब से वर्णन करना है। मेरा कोशिश होगा कि मैं आपके क्लास के बाद आज या कल या परसों में 2-3 पत्रिका और उसके टाइम के अनुसार भेजूं कि इस साल में ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, ये आपको निकालना है, ठीक है ना? तो 2-3 पत्रिका कि इसी साल किसी की शादी हुई, किसी साल किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा, ठीक है ना? तो वो आपको चेक करना है क्यों पड़ा, तब आप जो है सो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? तो चलिए पहले हम लोग कौन शाम कहाँ तक शाम में पहुंचे थे, बताओ। पितृ सहम गुरु। पितृ सहम गुरु की लिख दिया था। हाँ 12 नंबर पितृ सहम। 11 सहम हो गए थे गुरु जी, लास्ट पुत्र सहम आपने बताया था। पुत्र शाम बता दिया था।
पितृ 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 सहम। पितृ से। पितृ पितृ मतलब वही पितृ पिता पितृ सहम से। हो गया ना ये। रोग शाम हो गया था। जी ठीक। हो गया, रोग हो गया, पितृ हो गया। चलिए अच्छी बात। व्यापार सहम, दिन ऑब्लिक रात्रि के प्रवेश के लिए बराबर ही है। तो मंगल माइनस बुध प्लस लग्न। तो ऐसे भी पता चलता है कि देखिए बुध यहाँ व्यापार सहम में लिया गया, इसका मतलब बुध को ही व्यापार के लिए प्रमुखता से कारक माना जाता है। बुध यदि दशा अंतरदशाओं में आया है तो जातक किसी न किसी रूप में यदि जवान है, 50 साल के आसपास का है, तो उसके मन में व्यापार करने का जो है जो इच्छा जागृत होगा ही होगा, ऐसा संभव है। समझ रहे हैं ना? तो और ये जो भी साम लिखाया जाता है इसमें जो ग्रह है वो क्यों लिया गया उसको आप लोग समझते रहिएगा तो अच्छा ही रहेगा, बाकी सब ठीक है। और व्यापार सहम के बाद है वनिक। वनिक मतलब ये भी व्यापार ही है, लेकिन इसको अलग से समझने का जरूरत है, हम समझा देंगे। अभी लिखिए, दिन का प्रवेश हो तो चंद्रमा माइनस बुध प्लस लग्न, और रात्रि का प्रवेश हो तो बुध माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। तो यहाँ चंद्रमा और बुध दोनों आया है, आप लोग समझिएगा, बनिक साम। ठीक है, हम लोग गांव में या अपने समाज में बात करते हैं ये बनिया है, छोटा मोटा बनिया है, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। आप लोग बुरा मत बोलिएगा, मानिएगा, अगर कोई बनिया है तो ऐसा बुरा मानने की जरूरत नहीं। और कहते हैं ये बड़ा व्यापारी है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये होलसेलर है, ये डीलर है। तो जो बनिक साम है वो सारा खुदरे व्यापार के ऊपर लागू हो जाएगा। और व्यापार समझो वो बड़े बड़े व्यापारों के ऊपर लागू होगा। ठीक है, जितना रिटेल है, छोटा मोटा होलसेल है, कोई अनाज के चावल का होलसेलर है, दाल का होलसेलर है, वो भी बनिक साम में आ जाएगा। लेकिन जो चावल प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है, ठीक है ना, चावल की फैक्ट्री लगा रखा है, चावल की फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री से हमारा जो धान है वो छिलका हटा करके चावल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा वाली बात ना आ सेलर जाए। होता, सेलर होता है सर, सेलर। बोलते हैं हाँ, गुरु जी, उसको हाँ जो भी सही। बोलते हैं। तो वो बड़ा व्यापारी हो गया, समझ रहे हैं ना। कोई कपड़े का, आप कपड़ा लाते हो 100 मीटर 200 मीटर, एक डिजाइन का कपड़ा लाया, 100 200 मीटर लाया, 50 सेट बनवाए, दूसरे डिजाइन का कपड़ा लाया, 50 सेट बनवाए, और उसको फिर रिटेल में डाल दिया, ये 100 200 1000 सेट बनवाए। तो आप सब बनिक हो, लेकिन जो कपड़ा असंख्य मीटरों में बना रहा है, रोज उसका कपड़े का मशीन चल ही रहा है, रुकता नहीं है, उसका चक्का नहीं रुकता, वो व्यापारी है। समझ रहे हैं? तो व्यापार और बनिक दोनों में यही अंतर मान करके चलना है। इसीलिए वहां मंगल है, साहस है, हम प्रोडक्शन कर देंगे, लोग ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। यहाँ बुध के साथ चंद्रमा चालाक है, जल्दी से डंडी लगाओ और भगाओ, कस्टमर को हटाओ, निपटाओ, ठीक है ना। 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपया में ही माल छोड़ दो, 2 रुपया आ रहा है, 2 रुपये में माल छोड़ दो, फिर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये बनिक साम के अंतर्गत आ गया। अब आगे बढ़ जाइए, कर्म सहम, दिन का प्रवेश हो तो बुध माइनस मंगल प्लस लग्न।
रात्रि का प्रवेश हो सर तो बुध मंगल, प्लस दिन में बुध सर माइनस दिन का प्रवेश हो तो बुध माइनस लग्न है, क्षमा चाहेंगे, बुध माइनस मंगल प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो मंगल माइनस बुध प्लस लग्न। अब कर्म के लिए फिक्स सिग्निफिकेटर बुध मान लेते हैं, क्या गलत करते हैं? कई बार कई लोग सवाल पूछते हैं, एक फिक्स सिग्निफिकेटर लिखते हो तो आप बुध लिखते हो, और आप पराशर में 4 दिया है, सूर्य मंगल बुध शनि, वो पागल है। हमने कहा वो क्यों पागल है? लेकिन 4 फिक्स नहीं हो सकता ना, एक फिक्स हो सकता। वो जो एक फिक्स सिग्निफिकेटर है कर्म का, वो बुध ही है, समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ भी कर्म के साथ भी बुध का आना जरूरी है, कर्म के कारक के रूप में बुध का आना जरूरी है। और दूसरा, आपके मसल्स में पावर नहीं है, आप क्या काम करोगे? ठीक है, चाहे आप ऑफिसर का ही काम करो, ऑफिस तो आना जाना पड़ेगा ना। आपके मसल में पावर होना चाहिए, आपको इतना हिम्मत होना चाहिए कि 8 घंटे ड्यूटी करो आप। तो बुध तो बुद्धि दे ही देगा, लेकिन इतना क्षमतावान होना चाहिए आपको ताकि आप 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर सकें, नौकरी कर सकें। इतना मसल पावर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि सोने का तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, काम करने का पैसा मिलेगा, ठीक है ना? किसी भी ऑफिस में देखें कि बिस्तर लगा हुआ है, साहब आएंगे सो जाएंगे, जब क्लाइंट आएगा तो उठेंगे तो बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है कहीं, ठीक है ना? सब जगह जो है सो एकदम स्टैंडिंग मोड में जो है सो कुर्सी लगा रहता है, साहब आएंगे बैठेंगे और फिर दिन भर काम करेंगे, शाम को घर जाएंगे। कर्म सम बंधन सम, दिन का बंधन, बंधन मतलब बांधने वाला, रस्सी से बांधना जिसको कहते। तो बंधन सम है, दिन का प्रवेश होने पर पुण्य सम माइनस शनि प्लस लग्न, पुण्य सम माइनस शनि प्लस लग्न। और रात्रि का प्रवेश हो तो शनि माइनस पुण्य सम प्लस लग्न। अब हम बंधन में पड़ गए। ये जो बंधन पड़ना है, ये जीव का को बंधन पड़ना है। जीव मतलब हमको बंधन पड़ गया, हम जेल चले, ठीक है ना? हमको किसी ने बांध लिया, अब छोड़ता ही नहीं, मार के ही छोड़ेगा। उसका कोई डिमांड नहीं है, उसने हमको बांध लिया, या कोई दुश्मनी होगी? तो बाहर का बंधन ये हो गया, और अंदर का बंधन है कि हमने कोई क्राइम किया था, हमको पुलिस उठाया और जेल में डाल दिया, ये भी बंधन था, ठीक? तो दोनों में कष्ट है, दुख है, इसीलिए शनि आया, ठीक है? अब आइए बंधक। जैसे आप सोना गिरवी रखने के लिए जाते हैं, उसको बंधक बोलते हैं, बंधक रखना। ऐसा आप लोग मान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सोना बंधक रख दिया, चांदी बंधक रख दिया, जमीन बंधक रख दिया, ठीक है ना? तो बंधन के बाद बंधक सहन है। दिन का प्रवेश बुध माइनस चंद्रमा प्लस लग्न, रात्रि का प्रवेश चंद्रमा माइनस बुध प्लस लग्न। ऐसे वस्तु जिसको आसानी से किसी दूसरे के पास रखा और छुड़ाया जाए, ठीक है? हमको जरूरत हो गया इस बार कि कहीं कोई बड़ा प्लॉट खरीद रहे थे, पैसा घट गया, घर में जेवर पड़ा हुआ था, उसको बंधक रखा है और पैसा ले आए और जमीन खरीद।
हमको उम्मीद है कि अगले साल पैसा आ जाएगा, फिर अपना जेवर छोड़ा लेंगे, बंधक छोड़ा लेंगे। तो बंधक वस्तुओं के लिए, बंधन जीव के लिए, ये हमेशा से ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ गए। गुरुजी गिरवी रखना जिसको कहते हैं। हाँ, गिरवी नींव। रखना जी, जी बिल्कुल। तो गिरवी हम कभी जीव को नहीं रखते, ठीक है ना। हमारे दादाजी जा रहे थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ, हमारे दादाजी आप समझ सकते हैं, तो नहीं समझ पाएंगे। हमारे उम्र से हमारे दादाजी को आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने दादाजी को देखा ही नहीं, ठीक है ना। हमारे पिताजी 3 भाई थे, उसमें से बीच वाले हमारे पिताजी थे, और हम 3 बहन के बाद भाई हैं, सबसे मतलब छोटे में हैं। तो हमारे जन्म से पहले हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दादी भी साल 2 साल की हमने, वो बोलती है कि साल 2 साल दादी को, दादी ने तुमको खिलाया है, मतलब गोदी में रखा है, ठीक। तो उस समय उनको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना था, और उसके साथ कोई उस इलाके का जो धनाढ़ लोग होता है ना, उसको हम लोग वहां मर्डर बोलते थे, वो जबकि वो आरक्षित जाति में आता है। उसमें से कोई तैयार हो गया कि बाबा चलिएगा, तो बाबा तैयार हो गए, जाएंगे। आए घर, बोले अब हमारे बड़े वाले पिताजी नौकरी पे थे, वो शिक्षक थे, बाबूजी नौकरी पे थे, वो सेल टैक्स में थे। अब पैसा घर पे था नहीं, अब पैसा कौन देगा। तो चाचा जी को उठा के ले गए, गांव में जो पैसा देता था ना, कर्ज जो सूद पे पैसा लगाता है, उसके पास ले गए कि इसको, अगर हमारा बेटा दोनों आएगा, अगर पैसा नहीं देगा तो इससे काम करवा के वसूल लेना, ठीक है ना। अपने तीसरे बेटे को बंधक रखने चले गए। ये गए ही ऐसे जाएंगे तो 100 बहाना बनाएगा वो, इसीलिए वो सोचे कि ऐसा बात बोलेंगे कि वो बहाना बना ही नहीं सके। माँ लोग बहाना कर रही थी कहाँ से पैसा आएगा, रुक जाइए, उनको बुला लेते हैं, 1-2 दिन के बाद जाइएगा। वो कहेंगे सवेरे ही जाना है, समय ही नहीं है हमारे पास। वो आएगा कल, उसको सूचना जाएगी, वो शाम तक आएगा, टेलीफोन तो है नहीं, बात समझिएगा। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि महीना लग गया है तो तनख्वाह आता है तो बढ़ जाता है, बचता कहाँ है, ठीक है। तो महीने का इंतजार कराएगा कि रुक जाइए, इस महीना तनख्वाह आएगा तो आपको भेज देंगे, तो वो भी बात नहीं है। तो हमको जाना है तो जाना है, तो वो उनको लेकर के चले गए थे बंधक रखने के लिए। तो जीव को बंधक नहीं रखा जाता, फिर भी वो लेके गए कि अगर मेरा बेटा 2 बेटा कमाता है, अगर दोनों कोई पैसा नहीं देगा तो तुम इस तीसरे को अपने घर रखना, इससे गाय माल का काम करवाना, जानवरों का चारा डलवाना, और तुम पैसा वसूल कर लेना। सर गांव में जानवरों को बंधक रखने का अभी भी खास है। हाँ, जानवरों को बंधक रखा जाता है, जानवरों को बंधक रखा जाता गाय रख दिया, पैर रख दिया, भैंस है। रख दिया। हाँ, जानवरों को भी बंधक रखा जाता है। तो बद्री और केदारनाथ जो है सो यात्रा उन्होंने उस समय किया था। अब कभी दूसरे सेशन में कहानी सुनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बंधक टर्म में चंद्रमा और बुध आया है, क्योंकि यहाँ जो पैसा है वो इंटरेस्ट पे चलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें वो बनिक सहम का जो है ना रूल लागू हो रहा है। जो बनिक सहम है वही लगभग यहाँ पर आपको मिल जाएगा बंधक सहम में, ठीक हो गया। अब आगे आ जाइए प्रीति सहम, शनि माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न। इति प्रीति, प्रीति प्रेम हो गया एक दूसरे से। शनि माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न। दिन रात्रि एक ही। रात्रि प्रवेश का पुण्य सहम माइनस शनि प्लस लग्न।
अब यहाँ पे पुण्य सहम तो ले लिया गया, ये अच्छा किया गया, लेकिन शनि क्यों लिया गया ये समझने की चीज है। तो शनि लॉन्गिजिविटी के लिए लिया गया कि शनि लंबा चलता है, तो प्रेम लंबा चले, इसीलिए शनि को लिया गया। ठीक है। अब इसको हम इस तरह से नहीं कहेंगे कि प्रेम करना बड़ा कठिन है, आजकल प्रेम में बड़ा तकलीफ होता है, बहुत सरल है प्रेम करना। ठीक है ना। आज से 30-40 साल पहले प्रेम करना कठिन होता था कि अगर पिताजी ने जान लिया तो पहले तो कूटेंगे भरपेट। ठीक है ना। सारा प्रेम बाहर निकाल देंगे, और एक दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक कई बहाने बना बना करके फिर कूटते हैं, कूटेंगे। पता नहीं, हम लोगों का जमाना था, बाप मारता था तो एहसास होता था कि हम उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है ना। रात को मार लिए किसी बहाने से, लेकिन उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। सुबह जरा सा भी 19-20 किया कि फिर मारना शुरू कर दी। ठीक है ना। तो अगर प्रेम वाली बात पता चल जाए तो न जाने कितने बार मार पड़ जाए, तो सारा प्रीति से हम बाहर निकल आएगा। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा। हमने कहा कि पुण्य सम साथ में आ गया है, इसीलिए शनि को इसके लिए लिया जाता है कि आपका प्रेम बरकरार रहे और लंबे समय तक चले, इसीलिए शनि को लिया गया। आगे बढ़िए। परदारा सहम। दारा मतलब होता है स्त्री, और पर मतलब होता है दूसरे की। तो दूसरे के स्त्री का गमन करना परदारा सहम के अंतर्गत आता है। क्या आपको दूसरे का स्त्री प्राप्त होगा, ऐसा प्रश्न आता है। तो तो क्या परदारा सहम भी परदारा? बताया गया। परदारा, हाँ। तो दिन का प्रवेश लिखिए शुक्र माइनस सूर्य प्लस लग्न। क्या बोला सर आपने? शुक्र माइनस सूर्य प्लस लग्न। और रात्रि का प्रवेश में सूर्य माइनस शुक्र प्लस लग्न। अच्छा, यहाँ शुक्र तो समझ में आ गया, सूर्य समझ में नहीं आया। मैं समझा देता हूं आप लोगों को सूर्य को। सूर्य साहस का कारक है। इतना आपके पास साहस होना चाहिए कि आप परदारा का गमन कर सकते हैं, दूसरे की पत्नी के साथ गमन। इतना साहस आपके अंदर होना चाहिए, इतना सूर्य बल मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। इसीलिए शुक्र के संदर्भ में सूर्य आया है। ठीक है ना। मुझे तो मंगल आना चाहिए था, दुस्साहस हुआ तो वो। नहीं नहीं, साहस से ही काम चल जाएगा। दुस्साहस अलग, परदारा से भी अलग काम होता है, होगा कोई। ठीक है ना। तो उसमें जा करके हो, लेकिन यहाँ परदारा से हमें सूर्य और शुक्र ही काफी है। ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। शत्रु सहम। दिन का प्रवेश हो तो मंगल माइनस शनि प्लस लग्न। मंगल माइनस शनि प्लस लग्न। और रात्रि का प्रवेश हो तो शनि माइनस मंगल प्लस लग्न। और शनि क्यों आया? मंगल तो शत्रु के लिए कारक ग्रह है ही, और शनि उस शत्रुता को लंबे समय तक बरकरार रखने का कारक ग्रह है। इसीलिए यहाँ पर शनि का भी प्रयोग करना कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए गौरव सहम। जिनका प्रवेश हो तो गुरु माइनस चंद्रमा प्लस शुक्र सूर्य। गुरु माइनस चंद्रमा प्लस सूर्य। रात्रि का जन्म हो
तो गुरु माइनस सूर्य प्लस चंद्रमा। गुरु जी रात्रि का क्या बताया प्लीज एक बार। गुरु माइनस सूर्य प्लस चंद्रमा। अब सहम के इसमें थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट बोल देते हैं। सहम सहम राशि का जो स्वामी है वो बल युक्त होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए। स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, अच्छा है। केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छा है। वर्षेश के साथ हो, अच्छा है। गुरु के साथ हो, अच्छा है। गुरु से दृष्ट हो, अच्छा है। शाम के स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश के साथ हो तो ये भी अच्छा है, घटना घटित होगा ही होगा। शाम राशि शत्रु युक्त हो, शत्रु राशि में हो, नीचता युक्त हो, छठे 8वें 12वें में हो, अस्त हो, ये सब अच्छा नहीं है। शौन शाम राशि का स्वामी। शाम राशि का स्वामी छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के साथ इत्तेसाल युक्त भी नहीं होना चाहिए, उससे भी हमारा सम खराब हो जाता है। तो यहाँ इतना सा सम के बारे में। समझ में आ गया आप लोगों को? कुमार प्रवीण प्रश्न कर लो। जी सर, जैसे ये शत्रु सैम है, ये भी अगर छठे में हो तब तो इसको हम इसको भी ऐसे मानेंगे गलत, या तब इसको और ज्यादा प्रोमिनेंट मानेंगे हम? नहीं नहीं, तो सहम नहीं मानेंगे। थैंक यू। हमने क्या बताया था कि सहम जो है सो छठे 8वें 12वें में हो तो जी जी क्या जी होगा? गुरु जी, खराब जी होगा। खराब होगा वो। तो वो छठे में अगर शत्रु सहम भी है वो भी खराब है। ठीक है, थैंक यू। जीवेश जोशी। गुरु जी एक यात्रा से हम के बारे में बहुत सुना है, वो देख लेंगे अगले क्लास में, कहीं ढूंढेंगे यात्रा से हम भी मिलेगा तो पढ़ा देंगे। बाकी अगले में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। बहुत पढ़ लिया, इतना ही काफी है ना? कुमार प्रवीण। सर जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा है कि हम वर्ष चार्ट को भी बिल्कुल सेम उससे पैटर्न से देखेंगे, बस जो रूल वो अप्लाई करेंगे, तो सर उसमें मतलब कितने परसेंट तक सहमत है सर आप? मैं तो सहमत हूँ, इसीलिए तो उनको बोलने दिया। जी 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 गुरु, थैंक ठीक है ना? नहीं होता तो वहां उनको रोक करके थोड़ा सा सजेस्ट कर देता। भाई D1 पत्रिका जो कहता है, अगर उसको वर्ष पत्रिका संतुष्ट नहीं करता तो कहीं भूल हो रही है, कहीं जी गुरु गड़बड़ जी, हो रहा है। इसीलिए दोनों में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। जी गुरु, चलिए हम थैंक लोग आगे अगले क्लास में छोड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। यू। पीछे जी से गुरु, मैं प्रैक्टिस चार्ट के लिए आ, आप लोगों को आ, निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रैक्टिस चार्ट आएगा। नहीं आएगा तो आप फोन कर दीजिएगा ऑफिस में, यदि मैं भूल गया तो। ठीक है ना? यदि मैं भूल गया तो आप लोग ऑफिस फोन कर दीजिएगा। जी गुरु। संजीना नेरुला। जी सर, मैंने गुरु जी ये पूछना था पहले तो, ये आज वो एक चीज बोलनी थी कि ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा आज एक्सप्लेन किया। और दूसरा ये जो जितने भी हमारे सहम बनते हैं, इसके अंदर भी जो हम दृष्टियां देखेंगे वो हम वही मित्र और शत्रु दृष्टि लगाएंगे। तो सब दृष्टि मित्र हाँ, शत्रु ही लगे। वो लेंगे, लेकिन जैसे अब विवाह सहम पे या संतान सहम पे जो भी अगर मंगल शनि की दृष्टि पड़ती है, तो अगर मित्र दृष्टि है, शत्रु की तो समझ आ गई, अगर मित्र पड़ती है तो हम इसको थोड़ा, इसको किस तरह से रिलेट करेंगे सर? सॉफ्ट सॉफ्ट मान करके चलेंगे। अगर अच्छा, मंगल शनि की मित्र दृष्टि है तो थोड़ा सॉफ्ट मान करके चलेंगे। ठीक वो अपने हिसाब से ना, अब उसके प्रभाव को समझो। ठीक। जब आग
आप लोग स्वयं जानते हो कि गैस का नॉब कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, कब रोटी जल जाएगा, कब नहीं जलेगा। तो अब आप लोग उसी तरह से इसको कम ज्यादा करके समझा दो, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुहूर्त का पहला क्लास कल होना था। अगर आप लोग मुहूर्त के क्लास में हैं तो कल छुट्टी मनाइए, अगले बुधवार को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार।